नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में गृह मंत्री शाह का बयान, भाजपा शासित राज्यों में उत्तराखंड की तर्ज पर लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी ने पीएम और गृह मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से मिली राशि 1480 करोड़ रुपए हुए मंजूर। आपदा सचिव ने कहा, सीएम धामी के विशेष प्रयास से मिले धनराशि। राज्य कर विभाग की अन्वेषण इकाई ने आयरन स्क्रैप कारोबारी पर मारा छापा। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में फर्मों पर कार्रवाई। 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर। रामनगर में पेंट कारोबारी के गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास रह रहे लोग डर कर निकले घरों से बाहर। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। और हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई वारदात, युवक ने युवती पर चलाई गोली। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर की है निवासी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यूसीसी उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 और एक देश एक चुनाव की तरह संसद के बजाय विधानसभा के जरिए अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाएगी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह से दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि किस रूट के जरिए वो यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में जो बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है। और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि की स्वीकृति को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयास के फलस्वरूप ये राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा को लेकर जितनी राशि की डिमांड की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा वो राशि स्वीकृत की गई है। ये जितनी डिमांड की गई थी पूरी की पूरी धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा है, उनके द्वारा कई बार इस मामले को उठाया गया और तभी हो पाया है। और ये धनराशि 1480 करोड़ रुपये 80-20 के रेशियो में है। 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा, 20% हमारा लगेगा। इसमें हमारे कुछ PWD की सड़कें हैं, मतलब पुल हैं, पुल के अलावा कुछ सड़कों में स्लोप स्टेबलाइजेशन के काम करने हैं, हमारा SDRF की बिल्डिंग का है, आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम का है, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए है, कुछ डिजास्टर शेल्टर के लिए है, कुछ हमारे फायर के उपकरण हैं, कुछ फॉरेस्ट फायर के उपकरण हैं, आग बुझाने के उपकरण हैं। इस तरह से कई चीज़ों के लिए मिला जुला के ये पैसा मिला है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। हालांकि राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हाथी बड़कला के पास रोक लिया था। इस बीच कांग्रेस नेता और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर झड़प भी हुई। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा के साथ विभिन्न मामलों को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया गया था। में इस तरीके का आंदोलन है, हम मजबूर हैं, देश के नागरिक मजबूर हैं। मणिपुर में बहनों के बलात्कार, निर्वस्त्र करके घुमाना, हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1.5 साल में एक बार भी मणिपुर नहीं गए और ना कोई एक वक्तव्य दिया है। बांग्लादेश के नागरिकों की चिंता है, बांग्लादेश में रहने वालों की चिंता है। मेरी मणिपुर की बहनें, मेरे मणिपुर के भाइयों की चिंता नहीं, मेरी बहन अंकिता की चिंता नहीं, वो सेंगर ने जिसका बलात्कार किया उसकी चिंता नहीं, संतरेसा की 14 साल की बेटी की चिंता नहीं। ये क्या भारतवंशी नहीं है? ये क्या भारतवंशी नहीं है? ये समझने की बात है। आज स्थिति इतनी बदतर हो गई कि अपने मित्र अडानी के साथ मिलकर देश की परिसंपत्तियां बेची जा रही। आपको, मुझको, इस देश के जितने भी उपभोक्ता है उन सबको लूटा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में राजभवन की ओर कूच किया गया, जहां पर कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है? क्या कुछ हंगामा इस दौरान देखने को मिला? बिल्कुल आकांक्षा, बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेसियों का आज राजभवन कूच था। उसी के अंतर्गत आज देहरादून में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने राजभवन कूच किया। सबसे बड़ी बात रही कि इस राजभवन कूच में पहली बार कांग्रेस एकजुट नजर आई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस कूच में मौजूद रहे, लेकिन राजभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी नोक-झोंक हुई। मामला यहाँ तक आ गया कि बैरिकेडिंग को पहले बैरिकेडिंग को पार करके कुछ कांग्रेसी दूसरे बैरिकेडिंग तक पहुंचे, फिर उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष जो करण महारा है कुछ समय के लिए बेहोश हो गए थे, उनको पुलिस बाहर निकाल रही थी। ऐसे ही अगर महिला प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो उनको भी टांग करके पुलिस ने बाहर निकाला। इस राजभवन कूच का मुख्य उद्देश्य कि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जो केंद्र की सरकार है वो अडानी के साथ मिली हुई है और अडानी के साथ मिलकर के देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस ने पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी जोरदार प्रदर्शन किया। आकांक्षा जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में राजभवन कूच किया, जहां इस दौरान पुलिस और उनके बीच झड़प की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हाथी बड़कला के पास रोक लिया था। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ये कहते हुए भी नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और सरकार को मणिपुर हिंसा की चिंता नहीं है, साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की चिंता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की चिंता है।
डोईवाला अध्यक्ष पद सहित अन्य 20 वार्डों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों से अब नए सिरे से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। नगर निकायों में आरक्षण के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस अब नए सिरे से संभावित प्रत्याशियों से आवेदन मांग रही है। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी। डोईवाला नगर पालिका पर काबिज रही कांग्रेस हर हाल में दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसीलिए अध्यक्ष सहित 20 वार्डों में दमखम वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वार्ड स्तर पर टिकट के लिए काफी गहमा गहमी बनी हुई है। वार्ड 15, 16, 17 से सबसे ज्यादा आवेदन अभी तक मिले हैं। आज शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को प्रभारी जी प्रकाश जोशी जी डोईवाला पहुंच रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं 1 to 1 उनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रकाश जोशी जी बात करेंगे और ये जो स्क्रीनिंग जिस तरीके से की जा रही है तो जल्द ही मुझे लगता है कि सरकार भी चुनाव घोषित करने जा रही है। चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर ही देगा, तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन आ चुका है। पहले तो रिजर्वेशन नहीं था, अब हमें पता है कि किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाना है। तो इस आवेदन के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रुड़की के पिरान कलिया नगर पंचायत के चेयरमैन शेखावत अली ने क्षेत्र के विकास के लिए 1,91,49,000 रुपए का बजट बनाकर भेजा था, जो सरकार द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया था। हालांकि इस दौरान कलिया नगर पंचायत चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा विकास कार्य के लिए भाग दौड़ जारी रही। उनका मकसद ही सिर्फ कलिया नगर पंचायत क्षेत्र में बेहतर से बेहतर विकास करना रहा और उनकी मेहनत परिणाम ये हुआ कि इस बजट में से कलिया नगर पंचायत के खाते में 1,15,00,000 रुपए सरकार द्वारा भेज दिए गए थे और ईओ के कार्यकाल में ये पैसा नगर पंचायत को मिला। इसी वजह से ईओ का भी ट्रांसफर हो गया। चेयरमैन का वक्त समाप्त हुआ तो उसके बाद हमने एक कलियर दरगाह क्षेत्र के अंदर वो दे तो रखी थी हमने पहले से ही वहां, तो वो भाग दौड़ के हमने सैंक्शन कराया। वहां 1,91,49,000 रुपए स्वीकृत हो गए थे। तो उसमें से 1,15 के करीब हमारे लाख खाते में नगर पंचायत के आ गए थे। तो दरअसल हमारे जो पहले वाले ईओ थे उनको काफी हमने कहा टेंडर लगा दो, काफी साल हो गए, काफी महीने हो गए थे गुजर गए, तो फिर उसके बाद नहीं किया। तो फिर विभाग ने वो पैसा जब कार्य नहीं किया गया, बार बार इनको कहा, तो फिर वो वापसी ले लिया था विभाग ने। विभाग की विशेष अन्वेषण इकाई ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर किया है। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने ये कार्रवाई की है। जांच में सामने आया है कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए। विभाग ने फर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी उसी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर क्या गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इविजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है।
रामनगर के मुख्य बाजार कोसी रोड पर अज्ञात कारणों के चलते पेंट कारोबारी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस मौके पर भगदड़ मच गई। आसपास रह रहे लोग घरों से बाहर निकल आए। दमकल विभाग के कर्मचारी 2 वाहनों के साथ मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंचे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देर रात एक सनसनीखेज घटना में 20 वर्षीय युवती को उसके किराए के मकान में गोली मार दी गई। युवती बिजनौर की रहने वाली है और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती है और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं स्थिति को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और रामनगर के ग्राम रिगोड़ा क्षेत्र में घर से कुछ ही दूरी पर गांव की महिलाओं के साथ पानी लेने गई एक बुजुर्ग महिला की बाघ ने जान ले ली। आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला का शव नेशनल हाईवे 309 पर रखते हुए जमकर प्रदर्शन करने के साथ ही जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बाघ को गोली मारने की मांग करते हुए करीब 3 घंटे तक ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ तीखी नोकझोंक भी की। लगभग 70 वर्ष के महिला एक के ऊपर बाघ के हमला हुआ था आज। तो हमारा टीम यहाँ पे मौके पे पहुँचा और बॉडी को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद जन लोग का आक्रोश था, तो उन्होंने उनका कुछ डिमांड्स थे, तो उन डिमांड्स को हम वही जितना हमारे स्तर से हो सकता है उसका निस्तारण करने प्रयास किए हैं। यहाँ पे एक इनका ये था कि यहाँ पे वाटर पंप लग जाए, तो वाटर पंप के लिए हमने विधायक जी से बात करके विधायक निधि से 5 लाख का उनका आश्वासन मिला है, तो उसका काम भी कल ही लगा देंगे। और अभी जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया और बाकी टाइगर को ट्रैक करने का और उसको पकड़ने का जो प्रक्रिया है उसका आगे का प्रक्रिया अभी करेंगे। आगे ग्राम रिंगोड़ा क्षेत्र में जंगल में पानी लेने गई एक महिला पर बाघ ने अटैक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने महिला के शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे 309 जाम कर दिया। इस दौरान पर्यटकों को जहाँ एक और परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं वाहनों की भी लंबी कतारें लग गई। वहीं ग्रामीणों की मांग थी कि इस बाघ को गोली मारी जाए। लगातार बाघ का आतंक बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। जिसके बाद मौके पर रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, लेकिन ग्रामीण मांग पर अड़े रहे। तो मामले में डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि गाँव रिंगोड़ा की रहने वाली 70 वर्षीय तुलसी देवी अपनी गाँव की अन्य महिलाओं के साथ घर से कुछ ही दूरी पर पानी लेने के लिए गई। किसी बीच बाघ ने उस पर हमला बोल उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि सबको रेस्क्यू कर लिया गया। तुलसी देवी के साथ अन्य महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने भाग कर जान बचाई और ग्रामीणों को उसकी जानकारी दी। डीएफओ का कहना है कि इस मामले में उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया है और चीफ वाइल्ड लाइफ से मौखिक अनुमति मिल गई है। और उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए कैमरे लगाने के साथ ही पिंजरे भी लगाए जाएंगे और ट्रैंकुलाइज टीम को भी रवाना किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने बताया कि गाँव में पानी की समस्या को लेकर विधायक दीवान सिंह बिष्ट से अनुरोध किया गया, जिसके बाद विधायक द्वारा विधायक निधि से इस क्षेत्र में पंप लगाने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि द्वारा की गई घोषणा के बाद गुरुवार से यहाँ पर पंप का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए की धनराशि तुरंत परिजनों को दी जाएगी और बताया कि उन्होंने जो 4 लाख रुपए की शेष धनराशि है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह पूरी प्रक्रिया के निपटने के बाद ही ये धनराशि दी जाएगी। फिलहाल उन्होंने घटना पर भी दुख व्यक्त किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी।
और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से ही सामने आ रही है, जहां पर यूसीसी को लेकर एक बड़ी खबर है। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर यह है कि सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आते हुए जहां बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जनवरी 2025 में यूसीसी लागू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए यूसीसी को लेकर उत्तराखंड इस दौरान यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की तर्ज पर ही पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बयान दे चुके हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा उसी तरह से बीजेपी शासित राज्यों में भी यूसीसी आगे जाके लागू होगा। बड़ी खबर सामने आते हुए इस वक्त की और वहीं अगली खबर रामनगर से है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते पेंट कारोबारी के यहां पर आग लगने का मामला सामने आया है। पेंट कारोबारी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। आसपास रह रहे लोग घरों से बाहर निकल आए। दमकल विभाग के कर्मचारी 2 वाहनों के साथ आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। तो आपको बता दें कि खबर रामनगर से है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते एक पेंट कारोबारी के गोदाम में आग लग गई है। इस दौरान मौके पर कर्मचारी पहुंचे और 2 वाहनों के साथ आग बुझाने के लिए पहुंचे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, पेंट कारोबारी के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? देखिए आकांक्षा जी, मैं आपको बताऊं कि मुख्य बाजार में कोसी रोड और यहाँ करीब दोपहर 12:30 बजे एक पेंट्स का गोदाम है जिसमें पीवीसी पाइप और अन्य केमिकल भी रखे हुए थे और यहाँ आग लग गई है। आग लगने के बाद मौके पर जहाँ को अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लोगों में भगदड़ मच गई। तो वहीं इस गोदाम के आसपास जो मकान है वो भी धुएं से पूरी तरह काले हो गए हैं, वहाँ भी तपन बढ़ गई है, वो भी अपने घरों से नीचे आ गए हैं। और जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर है, दमकल विभाग की पूरी टीम है यहाँ मौजूद है। तो वहीं सीएफओ नरेंद्र सिंह कुंवर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, जो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और अभी 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। सीएफओ का कहना है कि इसमें 2 हल्द्वानी की गाड़ी, 2 रामनगर यूनिट की गाड़ी और 2 काशीपुर की यूनिट की गाड़ी, कुल 6 गाड़ियों में 6 यूनिट लगातार आग पर बुझाने का काम कर रही है। लेकिन आग की लपटें हैं क्योंकि पेंट में केमिकल है, जिस कारण आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहीं प्राइवेट तौर पर भी टैंकरों का सहारा लिया गया है और उन्होंने बताया कि अभी तक देखा जा रहा है, प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन कई लाख रुपए की क्षति का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जब आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही जो है जो आग लगने का कारण है उसकी स्थिति स्पष्ट होगी। तो वही जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी तभी होगा। लेकिन अभी भी मौके पर यहाँ सभी अधिकारी मौजूद है। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाली की और दमकल विभाग के साथ ही कई सामाजिक संगठनों के लोग भी लगातार आग पर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग अभी 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक काबू नहीं हो पाया। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।